हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गोवा मुक्ति दिवस के लिए गोवा दौरे पर पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। ऑपरेशन विजय की स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। यूपी में बीजेपी की विश्वास यात्रा, मथुरा में सीएम योगी ने दिया संबोधन। आईटी के छापे के मामले पर बोले सीएम, कहा आईटी के छापे रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा। दर्शन करने स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम चन्नी, सरकार ने जताई साजिश की आशंका, जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। रायबरेली में प्रियंका का महिला जनसंवाद, महिलाओं से पूछे प्रियंका ने सवाल, कहा राजनीति में महिलाओं को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता। पीएम नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचे, जहां पणजी एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनका स्वागत किया। यहां पीएम ने गोवा में मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और पीएम ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। ये ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिलाने के लिए चलाया था। फिर पीएम ने न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, दोबारा निर्मित किए गए अगोड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड सहित तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक गैस सब स्टेशन का उद्घाटन किया, डेबो नेशनल विश्वविद्यालय में स्थित है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता जनवरी महीने के पहले हफ्ते में लागू हो सकती है। वहीं राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी के दौरों को रोकना नहीं चाहती है, लिहाजा पीएम मोदी के लिए राज्य में नए दौरे तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी अगले हफ्ते प्रयागराज और कानपुर का दौरा कर सकते हैं। प्रयागराज में वो 2.5 लाभार्थी महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं और साथ ही कानपुर में वो मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पीएम मोदी के हाथों से शिलान्यास और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन जारी रहेंगे। वहीं बीजेपी राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी की बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। इसमें अंबेडकर नगर, मथुरा, झांसी, बिजनौर, बलिया और गाजीपुर शामिल है। इस यात्रा में बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तो सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में मोर्चा संभाल रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी कभी यहां से भगाए गए थे वह अब शान से यहां रह रहे हैं। यूपी से अब सिर्फ माफियाओं का पलायन होता है। बस इसी बात से सपा, बसपा और कांग्रेस को पीड़ा होती है। मुजफ्फरनगर के दंगइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनको अच्छा नहीं लगा था। योगी ने कहा कि पिछली सरकार में मथुरा के कोसीकला का दंगा और जवाहर बाग कांड आज तक कोई भूल नहीं पाया है। वहीं सपा नेताओं पर छापे को लेकर अखिलेश के फोन टैपिंग वाले बयान पर योगी ने कहा कि वो ऐसा करते होंगे, इसलिए उन्हें यही लगता है। उन्होंने कहा कि आईटी के छापे रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला है। 5 साल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये कैसे संभव है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात है। मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापे की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच खबर सामने आई है कि लखनऊ में अखिलेश के एक और करीबी अरबपति कारोबारी राहुल भसीन के घर भी आईटी टीम पहुंची है। आपको बता दें कि भसीन का कपड़ों का बड़ा कारोबार है।
यूपी के पूर्व सीएम और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल सपा नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के चलते अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और सपा नेताओं को डराया जा रहा है। अखिलेश ने कहा है कि क्या केंद्र सरकार को नहीं पता है कि अजय मिश्र पर क्या आरोप है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए सपा उसके विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने का काम केंद्र सरकार कर रही है। ये सारी बातें अखिलेश ने उस दौरान कही जब वो एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी वार्ता राजधानी दिल्ली में हुई, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। 5 मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संवाद के तीसरे संस्करण में अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और विकास केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहा। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में आरोपी को पीटने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब इस बीच कपूरथला से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां निशान साहिब की बेअदबी कर आरोपी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि कथित तौर पर आरोपी ने कपूरथला में निशान साहिब हटाने की कोशिश की थी। आरोपी को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वो भागने लगा। संगत ने उसे पकड़ लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पकड़ाई में आने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। कपूरथला गुरुद्वारे की ओर से की गई घोषणा में कहा गया है कि पुलिस और किसी भी एजेंसी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पंजाब पुलिस और राज्य सरकार बेअदबी के मामलों के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। इसके साथ ही लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने के लिए भी कहा गया है। वही घटना के बाद कपूरथला में तनाव जैसे हालात हैं। पंजाब सरकार ने रविवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी की कोशिश की जांच के लिए रविवार को एसआईटी का गठन किया है। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर की कानून व्यवस्था की अध्यक्षता वाली एसआईटी 2 दिनों में घटना पर अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें, एक शख्स ने शनिवार को दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश की थी, जिसके बाद लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये घटना शाम के वक्त हुई, जब व्यक्ति ने रेलिंग से कूदकर मुख्य स्थल में प्रवेश किया, जहां गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया है। फिर उसने कथित तौर पर सिखों की पवित्र पुस्तक को अपवित्र करने की कोशिश की। सरकार चुनाव सुधार संबंधी विधेयक विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसूदे को अपनी मंजूरी दी थी। इस विधेयक के मसूदे में कहा गया कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। साथ ही चुनाव से जुड़े कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस में घमासान अब भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। पायलट और गहलोत गुट के बीच की दूरियां कम करने के लिए नए सिरे से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राजनीतिक नियुक्ति भी की गई, लेकिन ऐसा लगता है दोनों गुटों में मनमुटाव अभी भी बना हुआ है। राजस्थान में अशोक गहलोत के बतौर मुख्यमंत्री 3 साल का कार्यक्रम पूरा करने का जश्न मनाया जा रहा था। गहलोत के एक राजनीतिक सलाहकार ने इशारों में सचिन पायलट पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम ने लिखा, सरकार की शुरुआत दुधारी तलवार की नोक पर रही, लगातार अस्थिरता सिर उठाती रही। सूरज को तो पग पग तपना ही है, खेला होबे तो पंचर ही रहेगा। राज्य के कोने कोने में फैला विकास उत्सव का भाव तो पैदा करता ही है। सरकार के चौथे वर्ष में प्रवेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हार्दिक बधाई।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 40,000 से ज़्यादा सालों से भारत में सभी लोगों का डीएनए एक जैसा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि राष्ट्रीय घड़ी में भी इसके प्रमाण हैं। पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला है। देश की संस्कृति आज तक चलती आ रही है। हमारे पूर्वज गौरव है हमारा, हमारी निष्ठा सम्मान पूर्वजों के लिए प्रति है। हम उनके जीवन का अनुकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं। हजारों वर्षों से चला है, इतिहास पूर्व काल से हम यहाँ पर है, पक्के हैं और चलते आ रहे हैं। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है। राखी घड़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे जाए। उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घोषणाजीवी करार दिया और उन पर पिछले 3 साल से सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से की गई नई घोषणाओं को लेकर प्रतिक्रिया में पूनिया ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणाजीवी हैं। पिछले 3 साल से सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता ने कहा कि 2018 के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया था। वहीं प्रदेश के 60 लाख किसान कर्ज माफ होने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी हो गई। इस अवसर पर गुलाबी शहर सुबह से शाम तक मेहमानों की मेजबानी करता हुआ दिखा। जयपुर का हवाई अड्डा किसी मॉल की पार्किंग जैसा नजर आया। एक ही दिन में 50 के आसपास चार्टर प्लेन जयपुर हवाई अड्डे पर नजर आया। जयपुर इस सर्दी में पर्यटकों की पहली पसंद है, पर पटेल के घर की शादी ने शहर में वीवीआईपी मूवमेंट को बढ़ा दिया है। देश के बड़े उद्योग घराने, फिल्म सितारे, खिलाड़ी, राजनेता सभी जयपुर हवाई अड्डे पर नजर आए। वहीं जयपुर हवाई अड्डे पर स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल अपनी पत्नी के साथ नजर आए। वहीं अनिल अंबानी और टीना अंबानी अपने ही अंदाज में दिखे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, क्रिकेट कोच रवि शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी संग परिवार, साथ ही हिंदुजा मित्तल समेत कई उद्योग घराने भी जयपुर पहुंचे। राजनेताओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जयपुर पहुंचे। दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज में रविवार को यमुना ट्रॉफी मैच का आयोजन इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन और इंडियन डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन केयर सोसाइटी की ओर से किया गया। इस ट्रॉफी का उद्घाटन दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और दिल्ली हाई कोर्ट जज राजेश भटनागर ने क्रिकेट खेलकर किया। इस मैच का टॉस पूर्व दिल्ली की डीएसपी ने प्रियंका कश्यप ने की। जज एकादश की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। इंडियन डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन केयर सोसाइटी ने इस साल भी पर्यावरण जागरूकता अभियान को कोविड नियमों का पालन करते हुए दोनों मुख्य अतिथियों ने इस मौके पर पेड़ पौधे भी लगाए और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें करीब 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और विजेताओं को ज्वाइंट कमिश्नर ईस्टर्न रेंज सागर प्रीत हुड्डा और पूर्व दिल्ली की डीसीपी ने प्रियंका कश्यप ने प्रशंसा पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया। आपको बता दें, इस यमुना ट्रॉफी का आयोजन पिछले 7 सालों से हर साल किया जाता है, जिसमें खिलाड़ी के रूप में कई बड़े बड़े अधिकारी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। और इस ट्रॉफी का उद्देश्य न सिर्फ क्रिकेट खेलना है, बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए फ्री सफर का मजा लेने वाले लोगों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि 348 दिन बाद किसानों के गाजीपुर बॉर्डर छोड़ने के बाद यहां ट्रैफिक शुरू हो गया है। वाहनों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए टोल लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से फ्री सफर पर ब्रेक लग जाएगा। अभी तक ट्रैफिक बिना टोल के ही चल रहा था, लेकिन अब इस रूट पर चलने के लिए कीमत देनी होगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लोगों को 65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपनी लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य
हासिल कर लिया है। प्रशासन ने ट्वीट किया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100% कोविड-19 रोधी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। द्वीप समूह केवल कोविड शील्ड का उपयोग कर ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सुदूरवर्ती हिस्सों में शामिल स्थान पर इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दुर्गम बाधाओं को पार किया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तेजी से पैर पसार लिए हैं। हालात हर बीतते दिन के साथ वहां बिगड़ते जा रहे हैं। अब खबर ये है कि स्थिति को काबू में रखने के लिए सरकार 2 हफ्तों का लॉकडाउन भी लगा सकती है। क्रिसमस के बाद सरकार अपने स्तर पर कुछ बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इस समय लॉकडाउन के नियम तय किए जा रहे हैं, जिसमें ऑफिस के काम को छोड़कर किसी भी तरह की इंडोर मीटिंग की मंजूरी नहीं रहेगी। रेस्टोरेंट को भी आउटडोर सर्विस तक ही सीमित कर दिया जाएगा। इन सबके अलावा पीएम बोरिस जॉनसन के पास एक प्लान सी भी मौजूद है। जयपुर हवाई अड्डे पर रविवार सुबह कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। कस्टम विभाग ने करीब 20 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला यूएई से लौटी और वो अपने बैग में ड्रग्स छुपाकर ला रही थी। आपको बता दें कि महिला जब एयरपोर्ट पर उतरी तो वो घबराई हुई लग रही थी, तो कस्टम विभाग और पुलिस को महिला पर शक हुआ। दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महिला की तलाशी ली, जिसमें ड्रग्स बरामद हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स 2 किलो के आसपास है। शुरुआती जांच में इसे हीरोइन होने का अंदाजा है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन की अध्यक्ष में कोरंडाही डाक बंगला थाना क्षेत्र नहरी बलिया में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था की समीक्षा गोष्ठी आयोजन किया गया। बलिया जनपद में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक ब्रजभूषा बलिया में अपराध और कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, दहेज हत्या, चोरी वाहन जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, अराजक तत्वों पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने, जमीन संबंधित मामलों में पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विवाद को निस्तारित कराने, पशु तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर जनसेवा केंद्रों की नियमित चेकिंग करने, विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है और डिस्ट्रिक्ट बलिया का बिहार के कई जिलों से बॉर्डर मिलता है। आपका बक्सर है, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर है, सिवान है, सारण है, कई जिले हैं। तो आज हमने एक उधर के सारे एसपीज की, उनके डीआईजी और यहाँ के अधिकारियों की मीटिंग की थी। एक समन्वय मीटिंग हो जाए जिससे बिहार का कोई क्रिमिनल, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स चुनाव में समस्या पैदा न करने पाए। हमारे 13 ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जो गंगा के उस पार हैं और चारों तरफ बिहार के गांवों से घिरे हुए हैं। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।